हेलो एवरीवन, मैं आंचल वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी टेट 2011 का पेपर है। ये इसके आए हुए साइकोलॉजी के प्रश्न 30 प्रश्न के जो भी आंसर होंगे मैं वो बताऊंगी आपको। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले पेपर में और इसका एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है। जैसे कि जब बच्चा किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वह अवस्था होती है मूल क्रियात्मक अवस्था। मूल क्रियात्मक अवस्था इसमें क्या है, बच्चा जो है 7 से 12 वर्ष की आयु की इसी अवस्था में बालक आते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कि मूल क्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। यह दिया है जीन पियाजे ने। तो जो जीन पियाजे थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया है। 4 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया है इसको। तो इसमें पहली अवस्था दी थी संवेद प्रयोग अवस्था, या इसको कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। इसको क्या है, इसमें 0 से 2 वर्ष के जो शिशु हुआ करते थे, 0 से 2 वर्ष तक के जो भी बालक थे इसी के अंदर आते थे। इसमें क्या था, जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु वृद्धि के साथ साथ अपनी संवेदनाएं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे रोकर, मतलब किसी को देखकर या सुनकर, स्पर्श कर वो चीज़ों को बताने लगता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। छोटे अपने मुस्कान कोई बोलता है तो मुस्काता है, स्माइल देता है। तो ये संवेदना जो भी था, जो इसमें इंद्रिय जनित अवस्थाएं, जो संवेदी पेशी अवस्थाएं, इसमें बालक 0 से 2 वर्ष तक के बालक जो होते हैं वो इसी अवस्था में आते हैं। फिर आपकी दूसरी अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये दूसरी अवस्था, इसमें आते हैं 2 से 7 वर्ष के 2 से 7 वर्ष के जो भी बालक होते हैं इसी अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में शिशु जो होता है दूसरे के संपर्क में आके खिलौने व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसको खिलौने की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के कार्यों में मदद करना आदि काम धीरे धीरे सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व के भाव जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीव बात भी कहा जाता है इसी अवस्था को। फिर आपका आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके पूछा गया था। इसमें मूल क्रियात्मक अवस्था इसमें था 7 से 12 वर्ष के जो बालक कहते हैं इसी अवस्था में आते हैं। इसमें इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। और इसमें क्या होता है, बालक अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करने लगता है, अंतर पहचानता है, समानता असमानता करने लगता है, सही गलत व उचित अनुचित में विभेद करने लगता है आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। भाषा व संवेषण योग्यता का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। फिर आता है आपका अनौपचारिक अवस्था। अनौपचारिक अवस्था में 12 वर्ष के बाद के जो भी बालक आते हैं इसी में आ जाते हैं। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं की पूर्ण विकास हो जाता है और क्या होता है, बालक जो परिकलात्मक चिंतन पाया जाता है इसी अवस्था में। तो इसमें किसने दिया इनको, इसके ये सिद्धांत 4 किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने दिया है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके पूछा गया बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 संतुष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो 4 इस सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना किसने, अभी आपको बताया है कि जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए हैं। जो जिन पियाजे थे उन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के द्वारा समझाया था। पहले था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा था पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हो गई। ये चारों किसने दी थी, ये 4 जो है आपकी ये 4 अवस्थाएं, ये वाला क्वेश्चन आपका नीचे पूछा गया था, ये दी है जिन पियाजे ने। नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्पवयस्क बच्चों के अनभिज्ञ प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो मतलब माता पिता की जो वयस्क बच्चों के अधिगम में प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होने चाहिए। नेक्स्ट आपका था बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में नहीं किया जा सकता सबसे अच्छा विकास, घर में भी नहीं बच्चा कर सकता है और ऑडिटोरियम में भी नहीं कर सकता। तो विद्यालय व कक्षा में बच्चा क्या करता है, विद्यालय व कक्षा में जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इसका 5 नंबर, इसमें पूछा गया था अनुप्रेरित शिक्षक के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसमें, कक्षा के अधिगम उपस्थिति में, या विद्यालयों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा की पूर्ण निविड़ता, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या होगा आप बताइए, कमेंट भी कर सकते हैं। कक्षा के अधिगम उपस्थिति में इसमें क्या है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। यह क्या दर्शाता है, ये छात्रों की रुचि को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था आपके, निम्न कक्षाओं में शिक्षण के खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कक्षाओं के शिक्षण के खेल विधि पर आधारित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या आधारित है? खेल विधि आधारित है। नेक्स्ट देखिए, डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया पठन के विकार या मानसिक एक जो अनियोग्यता है, इसका संबंध किससे है? पठन विकार से है। नेक्स्ट आप 8 नंबर देखिए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ में, और दूसरे विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों द्वारा, विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन क्या हो, इसका आंसर क्या होगा? विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षण का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति पर तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने द्वारा प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। अधिगम प्रक्रम क्या है? इसमें क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो मनुष्य के इच्छित व्यवहार को जगाती है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? नए सीखने वाले अधिगम की रुचि में सृजन करना। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 5 के न्यूनतम दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए साफ करना उचित है। नंबर 2, इसके दैनिक कार्य में अपने माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और IDOCD के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। नंबर डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ऐसे बालकों के साथ में क्या करना चाहिए? ऐसे बालकों के साथ में शिक्षक को अपने 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा IDOCD के माध्यम से अधिगम में उनकी सहायता करनी चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो भी आप जैसे निगेटिव जो भी हो, निगेटिव को आप तुरंत कट कर दीजिए। क्या जिसकी दृष्टि खराब होगी उसे हम काम कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित होगा, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको तो ऐसा कुछ स्टडी करानी चाहिए जिससे कि उनको हेल्प मिले और स्टडी करने की उनकी चाह रहेगी, तो उन्हें सीखने इसमें उनके पढ़ाई में तो कोई योगदान हो नहीं रहा है। कक्षा में विशेष बर्ताव करेंगे, कोई ऐसा भी नहीं, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करेंगे, उन्हें फील नहीं कराएंगे बच्चों को कि उनको ऐसा या ऐसी दिक्कत है, ये है, उनको अलग से नहीं बर्ताव करेंगे उनको, लेकिन उनकी जो पढ़ाई में स्टडी में जो उनकी हेल्प कर सकता है वो आपको हेल्प करना होगा, जैसे कि IDOCD के जरिए उनकी सहायता प्रदान करेंगे, उनके साथ सामान्य बर्ताव करेंगे। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया था आपका क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। मतलब कक्षा में आप जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बनेंगे आप जाकर, तो कक्षा में ऐसा क्या करेंगे जिससे कि बच्चों के विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कहानी सुनाएंगे, श्यामपाठ का प्रयोग करेंगे, या चर्चा करेंगे, या प्रश्न पूछेंगे? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बच्चों से ऐसी बातें करेंगे, प्रश्न पूछेंगे उनसे कि जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए स्टडी में। जब हम उनको कुछ बताते हैं फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछेंगे, उनको पुरस्कार भी करते हैं, तो इससे क्या उनको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रश्न पूछेंगे तो। और कहानी कहेंगे तो जरूरी नहीं इंटरेस्ट आए, किस बच्चों को नहीं आएगा। तो यह कक्षा विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बनाने में सहायता होगा, या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? क्या करेगा? विद्यालय में विद्यार्थियों को खेलने में उनको आपसी सहयोग बढ़ेगा और उनके शारीरिक संतुलन का भी विकास होगा। जो क्या होगा? इसमें सहयोग की भावना आएगी, शारीरिक संतुलन बनेगा, का विकास होगा। ऐसा तो नहीं उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त नहीं बने, शिक्षकों की एक काम तो नहीं होगा, इसमें सहयोग का भी होगा, शारीरिक रूप से संतुलन होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, परिवार एक साधन है। परिवारिक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो पारिवारिक अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? समान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति का विकसित कर या आदर्श रूप में बर्ताव कर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक रूप से मूल्यों का विकसित कर सकता है। एक शिक्षक क्या करता है? आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत कर तथा महान व्यक्तियों के आदर्शात्मक व्यवहार एवं जीवन चरित्र का वर्णन कर विद्यार्थियों को आदर्श व्यवहार करने में प्रेरित करता है। जैसे क्या करते हैं? आदर्श जो व्यक्ति होते हैं उनकी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो ये आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक जो विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है तो आदर्श रूप से बर्ताव कर। जो जरूरी नहीं है कि उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुना के, क्या अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है? नहीं कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति कराकर विकसित कर सकता है? नहीं कर। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर
नहीं, लेकिन आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो जो आदर्शात्मक जो व्यवहार करेगा जीवन चरित्र का उसका जिससे क्या था विद्यार्थी का सामाजिक मूल्यों का विकास होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया था एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर कक्षा में समन्वयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुबक्ता होना। तो इसमें क्या होगा, जो शिक्षक होता है, शिक्षक का कार्य क्या होता है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों को जो भी कठिनाई हो रही है कठिनाइयों को दूर करना है, जिसके लिए बालक के स्वयं में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, जो भी उसको रुचि है, योग्यता है इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को पता होना चाहिए उनके बालक को क्या क्या दिक्कत है, क्या करना है स्टडी में, ये सब शिक्षक को पता होना चाहिए। अतः बालक जो शिक्षा है, अतः शिक्षा बालक के मूल प्रवृत्ति, प्रेरणाओं और संवेदों पर आधारित है। क्या है इसमें जो विद्यार्थी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि विद्यार्थियों को जो कठिनाइयों को दूर करेगा, जो भी उसकी कठिनाई होगी उसको दूर करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के लिए किस समूह में अंतर्भुक्त किया जाता है। ए श्रव्य साधन से, दृश्य साधन से या दृश्य श्रव्य साधन से, इनमें से कोई से नहीं। इसमें कौन सा आंसर क्या होगा इसका, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन के समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। यानी कि श्याम पट्ट पर लिखना, विद्यार्थियों के प्रश्नों को हल करना तथा उनसे प्रश्न पूछना संबंध क्या कहलाता है, शिक्षण कुशलता होती है। यानी कि जो इसमें दृश्य साधन जो होता है इसका आंसर हो जाएगा दृश्य साधन। इसमें क्या है, इसमें इस अध्यापन के श्याम पट्ट के शिक्षण साधन सामग्री के समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है दृश्य साधन से, या इसके अध्यापन से दौरान शिक्षक पाठ्य सामग्री को समझाते हैं। इस समय सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें सहायक सामग्री कहलाती हैं आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते या सीखते हैं, यह दृश्य सामग्री कहलाती है। मतलब जिसे हम लोग देखकर, आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते हैं या सीखते हैं उसको हम दृश्य सामग्री कहलाते हैं। जैसे श्याम पट्ट, मानचित्र, ग्राफ, ये क्या है, ये दृश्य सामग्री है। ऐसी सामग्री जिसकी सहायता से व्यक्ति सुनकर सीखता है उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे रेडियो, ऑडियो आदि। देखने के साथ साथ सुनकर सीखने व समझने में जिस सामग्री की सहायता मिलती है उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे टीवी है, फिल्म, मूवी है, मतलब कंप्यूटर है, टेबल एंड मोबाइल है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये क्या है, इसको हम देखते भी हैं व सुनते भी हैं, तो यह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा गया श्याम पट्ट जो है, श्याम पट्ट पे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, श्याम पट्ट को हम देखते हैं, देखकर मतलब शिक्षक जो होता है उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, तो आप क्या करते हैं उसको देखते हैं, तो ये कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। आपको बताया श्रव्य सामग्री के अंदर क्या आता है, जैसे हम लोग कोई ऑडियो है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है, ऑडियो है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और दृश्य श्रव्य यानी कि हम फिल्म, मूवी जो हम देखने जाते हैं, टीवी से देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, टीवी में जो भी हम लोग चित्र भी देखते हैं उसमें दृश्य भी देखते हैं और सुनते भी हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों काम करते हैं। कंप्यूटर पे भी हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, टैबलेट पे भी, ये सारे काम इन सब पे हम क्या करते हैं, सुनते व देखते दोनों काम करते हैं। तो ऐसी सामग्री की ये उसमें आती है, दृश्य श्रव्य साधन में आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इनमें क्या श्याम पट्ट पर लिखना या प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या है, तो देखो जो श्याम पट्ट पर लिखते हैं, लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना शिक्षण कुशलता से ही संबंधित है। ये सारे शिक्षण कुशलता के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का हल भी करवाया जाता है, श्याम पट्ट पर लिखा भी जाता है। तो शिक्षण कार्य प्रभावी बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षण के सभी शिक्षण कौशलों में कौशल कौन से हैं, शिक्षण कौशल है श्याम पट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल इत्यादि क्या है, ये सभी हैं शिक्षण कौशल में, शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पूछा गया आपसे 80 नंबर, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए या कक्षा में चर्चा के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि कक्षा में जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या करना चाहिए उनके साथ में, जब कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिस आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि अगर
प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बालक प्रश्न नहीं पूछेगा। जिससे कि प्रश्न नहीं पूछेगा तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए कक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगातार उसे बच्चों को प्रश्न, जब भी विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया था शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादित किसने किया है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी है? फ्रॉवेल की है। फ्रॉवेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति का प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन में क्या है? छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो कि घरेलू शिक्षा के बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा से संक्रमित ये काम किया गया इसमें। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक जो खेलते बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, उन्हें बुनियादी कुशलताओं का विकास कराया। और फ्रॉवेल ने ही प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टन नाम दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल, सी। नेक्स्ट पूछा गया था एक अभिभावक आपके विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। जैसे कि किसी के माता पिता माता पिता अपने विद्यालय में आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चों की उपेक्षा करेंगे या अभिभावक से को लिख कर देंगे या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो निगेटिव वाले तो आप पहले ही हटा देंगे। बच्चे की मतलब माता पिता अगर आपसे मिलने नहीं आते हैं, विद्यार्थी के माता पिता, तो आप बच्चे की उपेक्षा तो नहीं करेंगे ना, उसको दंड देंगे। तो आप क्या करेंगे? तो अब आपके ऑप्शन बचते हैं क्या? निगेटिव आपने हटा दिया, आपके बच्चे के अभिभावक को लिखेंगे, लिख कर देंगे कि आप मुझसे मिलने आओ, या फिर आप स्वयं मिलने जाएंगे। क्या करेंगे? आप अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे। कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने कभी नहीं आता तो आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे तथा उसे अपने बच्चे की शिक्षा से अच्छे कार्यों को ज्ञान से अभिभावक को परिचित कराएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठा कर तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे, या उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, या इसमें से कोई नहीं। इसमें आंसर क्या लगाएंगे आप? अब क्या करेंगे आप? इसमें नेगेटिव जो भी बाकी होंगे उसको तो आप पहले ही हटा देंगे। नेगेटिव यानी कि जब बच्चे को या दंड दिया जा रहा हो या किसी को उसको अलग किया जा रहा हो तो वैसे क्वेश्चन आपको पहले से ही ऑप्शन हटा ही देने हैं। जैसे कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे या उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे ना, तो ऐसा ये भी हटा देंगे आप। ऑप्शन नंबर 1 हट गया। या फिर उसे कक्षा के कोने में बैठने की एक जगह निर्धारित कर देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। और इनमें से कोई नहीं बचा है, इसे श्यामपट आदि कार्य करने को साफ करने का काम देंगे। तो उसे क्या करेंगे? अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए क्या करेंगे? श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। इससे क्या होगा? एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों को नेतृत्व करने का कार्य प्रदान कर, जैसे उसे मॉनिटर बना देंगे या कक्षा का कार्य सौंप देंगे, उसे ऐसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे जिससे कि वो उसका जो निर्देश देते रहेंगे, उसे सीखने को मिलेगा उससे। तो इसको क्या करेंगे? उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उसको मॉनिटर बना देंगे क्लास का। उसको जो भी कक्षा के कार्य होंगे उसे व्यस्त रखा जा सकता है जिससे कि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था आपसे पृथक समजातीय के व्यक्तियों के प्रति बच्चों में अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होता है। उनके अभिभावकों के चित्रपति पर, उनके समकक्षों के अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव से, या सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसका ऑप्शन क्या होगा? पृथक समजातीय समूह की व्यक्ति के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित किस पे होती है? बच्चों के जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उस पर सीधा असर पड़ता है। परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो क्या होगा? तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा बालक पर। यदि खराब होगा वातावरण तो वह उस बच्चे पर भी क्या होगा? वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अगर खराब प्रभाव होगा तो बच्चा भी खराब प्रभाव से प्रभावित होगा। बच्चों पर उनके माता पिता के गुणों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश समय वो अपने माता पिता के साथ ही गुजारते हैं। बच्चों की व्यक्ति विकास में अभिभावक की भूमिका बहुत महत्व रखती है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? उनकी अभिभावकों की चित्रपति पर। जैसे अभिभावक होंगे आपके बच्चों के, जैसे अभिभावक होंगे वैसा ही उनका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अपने घर पर रहते हैं। और किससे सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों से। आसपास रहता है कौन सबसे ज़्यादा? माता पिता। तो माता पिता सबसे ज़्यादा उनके आसपास रहते हैं, तो बच्चे के जो चित्रपति भी है जो माता पिता की रहेगी। पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों के प्रति किस पर आधारित रहती है? तो माता पिता पर ही रहती है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें से पूछा गया था आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है तो आप क्या करेंगे? जैसे 2 मंदबुद्धि के जो बालक बैठाने के लिए कहा गया है, बोला गया, तो आप क्या करेंगे? आप एक कक्षा में दे दिए जाए तो उन्हें क्या विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? ये तो आप ऑप्शन पहले ही हटा देंगे। मना करने का कोई भी नेगेटिव
ऑप्शन दिया गया तो आप उसको पहले ही हटा देंगे। तो अब बच्चे आपके 3 ऑप्शन। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी बच्चों को हम लोग तुलना नहीं कर सकते। बच्चों को शिक्षक को कार्य क्या होता है, समान रूप से शिक्षा देना, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आप हटा देंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो जहाँ पे आपका निगेटिव आता है, तो निगेटिव में आप तो तुरंत ही आप निगेटिव वाला वाक्य को हटा देंगे। जो सकारात्मक वाक्य होगा जिसमें लगेगा कुछ सिखाने को सीखने को मिल रहा है, सिखाया जा रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन ठीक किए जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे क्योंकि मंदबुद्धि बालकों पर विशेष शिक्षकों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनकी संवेदनात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई तो होती है, उन्हें बच्चों में हीन भावना भी उत्पन्न हो जाती है। उन बच्चों में जो मतलब मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं उनके अंदर हीन भावना जल्दी उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते और उन्हें क्या होती उन्हें उनकी इच्छाएं अपनी इच्छाओं को वो दबाते रहते हैं। ऐसे एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार के बालकों की शिक्षण हेतु विशेष शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए तथा उनके पाठ्यक्रम में विशेष प्रकार उनका जो पाठ्यक्रम है वो भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा देने में प्रदर्शन विधि का प्रयोग तथा बालकों को खुद करके सीखने की चीज़ कौशल सीखने की पर मतलब कि विधि पर बल अधिक देना चाहिए, डालना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखनी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 24 में आपसे पूछा गया था कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। वी, उनका अधिकारियों के प्रति स्तर से संपर्क होना चाहिए। नंबर सी, उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नंबर डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले आपको बताया जो भी निगेटिव ऑप्शन होते हैं उनको हटा देना चाहिए और जो आपको पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव वे में जो भी आंसर लगता है, ऐसे बात जो ये क्या होते हैं आपके माइंड बेस पर होते हैं या बच्चों के साथ कैसा कर सकते हैं व्यवहार। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है इसका एक से मतलब कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का आशय उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के प्रति शिक्षण की दुनिया में वही भूमिका होती है जो एक बार पुल बनाने वाले इंजीनियर की होती है। यहाँ जितनी अधिक तकनीकी के वैज्ञानिक जानकारी और प्रायोगिक कुशलता उसके पास बांध या पुल बनाने की होगी, जितने ही अच्छे तरीके से वह अपने कार्य को कर सक पाएगा, ठीक यही बात शिक्षक के साथ भी होती है। एक शिक्षक भी उतना ही ज्ञान व्यवहारिक कौशल होगा, मतलब कि जितना शिक्षक को ज्ञान और व्यवहारिक कौशल होगा उतना ही अधिक वह सार्थकता से अपने शिक्षण प्रयत्नों में उसको मिल सकेगी। जैसे कि जितना भी शिक्षक क्या होगा, जितना शिक्षक इंटेलिजेंट होगा, जितना शिक्षक कर सकता है, उसका जितना ज्ञान बच्चों को दे सकता है, जितना उसको खुद आता है उतना ही दे सकता है ना। तो वह पूछा क्या गया इसमें कि वह शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है वह अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उनको मतलब क्या होना चाहिए, उनको जो शिक्षक होता है उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याएं हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ये जैसे उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो वह कैसे, जैसे मतलब एक पुल बनाने को, एक इंजीनियर को पुल बनाने के लिए कहा गया है तो वह अपने तकनीकी व वैज्ञानिक जानकारी उसको कुशलता नहीं है तो वह बांध या पुल बनाने की योग्यता ही नहीं होगी तो उतने अच्छे से तरीके से वह नहीं कार्य कर पाएगा ना। इसी प्रकार जो शिक्षक होता है उसको भी अच्छा ज्ञान व व्यवहारिक कौशल होगा। एक शिक्षक को जितना ज्ञान व व्यवहारिक कौशल होगा उतना भी सार्थकता वह अपने शिक्षणों को प्रयत्नों में मिल सकेगी, उतने ही वह अपने शिक्षक को। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन पूछा क्या था, बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्ति निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। तो किस में होता है, तो इनमें से सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन व्यक्ति निर्माण, कक्षा शिक्षण व अनुशासन में प्रभावी होता है। संवेग बालकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार का विकास जो होता है और व्यवहार अनेक संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। ये वाला आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनमें से सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए 26, इसमें से पूछा गया है एक प्रमाणीकृत पठन सामग्री लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलना कि शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रदान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। पूछा गया एक प्रमाणीकृत पठन सामग्री के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि वह बच्चों को बोलना कि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उनसे अधिक अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पूर्ववर्ती से परीक्षा से प्रधान प्रश्नों की चिन्हित करना,
एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों में शिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर डी ऑप्शन इसका होगा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उचित उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें क्या होगा, एक प्रमाणीकृत प्रशिक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि वह प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था आपका, असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, सुनिर्मित पाठों से या स्वतंत्र अध्ययन से या नियोजित निर्देशन से, अभ्यास पुस्तिकाओं से, किससे करेगा? असंगठित घर में आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव स्वतंत्र अध्ययन में करता है। असंगठित घर में आने वाले बच्चे पर उसके परिवार की विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह अनुशासन एवं आत्मनिर्भर जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसमें पूछा गया है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप सबसे साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसे अभिभावकों से सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। अगर मतलब एक छात्र, आप देखते हैं कि एक छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके साथ संतुष्ट व्यवहार करेंगे या अतिरिक्त गृह कार्य देंगे उसके साथ? ऐसा क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि एक बुद्धिमान छात्र जैसे प्रगति कर सके उसे उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे। जैसे कि कोई बुद्धिमान छात्र है, उसके साथ आप वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही काम करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि वो और प्रगति करे और उसी तरह से अनुप्रेरित उसे करेंगे। तो इस तरह से छात्र के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातों का समावेश करना चाहिए जिनके द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ नए होने का आभास हो और उसे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के उचित अवसर प्राप्त हो सकें। जिसके अतिरिक्त निम्न कार्य किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कुछ परियोजनाओं का चलवाना, स्वास्थ्य तथा विशेष पुस्तकालय अध्ययन के लिए प्रेरित करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराना, विद्यालयों में समायोजित पाठांतर क्रियाओं का आयोजन करना, जिससे कि वह बच्चे जो सक्रिय हो सकें भाग लेने में। और भी कई कार्य हैं जो जिससे बच्चे विद्यालय के कार्यों में हाथ बटाने के लिए अवसर प्रदान देना चाहिए ऐसे बच्चों को। तो उसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं उसको चेतावनी देंगे कि अवश्य ध्यान, मतलब उसको कुछ ऐसा नहीं करेंगे ना कि उसके साथ क्या करेंगे, ऐसे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट है ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन व चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। मतलब कुछ विद्यार्थी हैं जो अध्ययन करने में उनकी रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बात तो नहीं करेंगे ना, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक से सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा ज्ञान और उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो जो निगेटिव जो ऑप्शन होते हैं, आपको मैंने पहले बताया है कि जो भी निगेटिव होते हैं उसको आप पहले से साइड कर दीजिए, वो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। जो निगेटिव है उन्हें अध्ययन के लिए बात करें, किसी को ज़बरदस्ती बैठाकर नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थी की क्या ऐसे मतलब यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे तो उनकी रुचि अथवा उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे कि उनकी अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो सके। विद्यार्थियों को ध्यान की ओर आकर्षित करने, उनका ध्यान जो है स्टडी को आकर्षित करने की विधियों की परिचित कराएंगे। शिक्षक के लिए अत्यंत मतलब कि शिक्षक का ये बहुत ज़रूरी कार्य है, बहुत आवश्यक होता है कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसको बच्चे को रुचि आए उसमें। बच्चे को कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो व्यक्ति के ध्यान को उत्पन्न और नियंत्रित करते हैं। उन्हें तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है बाह्य और एक है विषयगत। तो जो वातावरण के साथ संबंधित होते हैं और आंतरिक अर्थात विषयगत होते हैं। तो जो स्वयं व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, मतलब यानी कि विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी के अंदर 2 ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं, उनको 2 बाह्य और विषयगत, मतलब उसको ऐसा पढ़ाना चाहिए कि जिससे कि जो बालक होता है उसको रुचि अथवा यानी कि उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे कि बालक में रुचि आएगी तो विद्यार्थी जो है पढ़ेगा। तो ये आपके थे यूपी टेट 2011 के आए हुए पेपर के जो 30 क्वेश्चन थे उसके प्रश्न थे।
और उसके मैंने आंसर बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2015, 16, 17 का भी वीडियो आपका, और मैंने 17 का अभी डाल चुकी हूँ, 2021 का भी मैंने डाल दिया, तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।